बीएससी नर्सिंग करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि नर्सिंग करने के बाद जॉब बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्किंग आवर कितना होता है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है और क्या क्या अदर बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने के पहले हम बीएससी नर्सिंग कोर्स का एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग हमारे 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको आपके कोर्स के लास्ट में एक फाइनल रिसर्च थीसिस सबमिट करनी होती है एंड देन मतलब उसके पहले आपको आपका पूरा सेमेस्टर क्लियर करना होता है। इसमें आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, तब जाके आपका पूरा 4 साल का जर्नी कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद आपके कॉलेज के साइड से आपको सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट की हार्ड कॉपी दी जाती है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट दैट इज टीसी, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तब आपका ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है, आपने किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज से अपना 4 साल का बीएससी नर्सिंग का बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया। भाई, नर्सिंग करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, हम सब इसीलिए नर्सिंग करते हैं कि जॉब बहुत ईजिली मिल जाती है। तो जैसे ही 4 साल की डिग्री कंप्लीट होती है, बच्चों का ये हो जाता है कि अब तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल जॉब कर लें। ठीक है, तो जॉब के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको बता दूं। आप अगर कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे आपसे सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगी जाएगी दैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में आपको आपके सारे सर्टिफिकेट्स की डिटेल ऑनलाइन अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे आप आईएनसी कॉलेज से हो चाहे नॉन आईएनसी से हो। रजिस्ट्रेशन अपने पर्टिकुलर स्टेट में कराना हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है, जिसका प्रोसेस कोर्स अगर आपका कॉलेज अच्छा है, उसने आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे सर्टिफिकेट्स टाइमली इशू कर दिए हैं, तो आप विद इन 1 मंथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हो। बट अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज से एक एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ कराने में काफ़ी टाइम लग गया, और ये बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार ही आपको बता दी है। तो मेरा जो सेशन है वो ऑलमोस्ट जुलाई एंड तक, मिड जुलाई तक एक्चुअली कंप्लीट हो गया था। बट एक्स्ट्रा ड्यूटी, कॉम्पनसेशन, लैक ऑफ अटेंडेंस, ये सब फालतू के लॉजिकलेस कॉन्सेप्ट्स लगा करके उस जो ड्यूरेशन था उसको अगस्त के एंड तक एक्सटेंड किया गया। और मेरे केस में मेरा रिसर्च थीसिस भी सबमिट होने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो मतलब हमारा रिसर्च था वो पहले किसी और गाइड के अंडर था एंड देन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किसी नए गाइड के अंडर चला गया। तो जब हम किसी नए गाइड के अंडर गए तो उनके अकॉर्डिंग हमें हमारी थीसिस स्टार्टिंग से कंप्लीट करनी पड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मेरा जो कोर्स टाइमली कंप्लीट होना था, ये सब प्रोसेस कंप्लीट होते तो सितंबर तक आ गया, मतलब जुलाई की चीज़ें सितंबर में जाके कंप्लीट हुई। एंड देन उसके बाद बारी आती है कॉलेज से हर एक सर्टिफिकेट इशू कराने का। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते, मतलब इश्यूज जो सर्टिफिकेट्स थे, इंपॉर्टेंट मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स थे, वो सब मुझे कॉलेज से कंप्लीटली लेते लेते अप्रॉक्स 13 अक्टूबर 14 ऐसे करके इतना दिन अक्टूबर का भी चला गया। ठीक है, इस बीच में मैं अपने जॉब के लिए ट्राई कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में, और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या जॉब कर रही हूँ उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। बट उस पर कुछ पॉजिटिव कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले कमेंट आए, आई एम वेरी हैप्पी, बट कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट आए जिसको देखने के बाद मैंने सोचा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर के जॉब की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है, जिनके पास नहीं है, जिनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं पता है, वो बस एक गवर्नमेंट सेक्टर में ही स्टक होके रह गए। तो बेटा, आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, जिसके बाद आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि
ऑप्शंस बहुत सारे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर ना जा करके मैंने स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर क्यों चूज़ किया है, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। तो जब आप एक बार ही सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट जैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन मैंने अपलोड किया है, बट मुझे अपना एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे अप्रोक्स लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब मैंने अपने साइड से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। पेमेंट मैंने कर दिया है। यूपी स्टेट में अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद यूपी नर्सिंग काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो मैंने पेमेंट किया है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिलने में थोड़ा सा टाइम है, अभी मुझे रेफरेंस नंबर मिला है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए जॉब के लिए एलिजिबिलिटी। तो आपके जॉब की, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, पहला एलिजिबिलिटी आपका ये होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और इस वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको क्या करना होता है, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके कॉलेज से कलेक्ट करने होते हैं एंड देन आपको आपके नर्सिंग काउंसिल, स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई करना होता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने यूपी नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई किया है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे मैंने अप्लाई किया है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, ठीक है। वैसे आप महाराष्ट्र से हो या कुछ बच्चे का जैसे कहना है कि वो गुजरात, ओडिशा, मतलब मुझसे काफ़ी सारे बच्चे कनेक्टेड है, तो मैं उनको बता रही हूँ आप जिस भी स्टेट से हो बेटा, आपको आपके स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, इवन दो आप आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज से हो, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उनका कॉलेज आईएनसी है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा कॉलेज भी आईएनसी रजिस्टर्ड है, बट उसके बाद भी मुझे मेरे स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। तो ये हो गया जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप क्लिनिकल सेक्टर में जाओ या तो आप टीचिंग सेक्टर में जाओ। तो देखो, थोड़ी सी हार्श रियलिटी है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो एज अ नर्स, ठीक है, एज अ बीएससी नर्स आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हो कोई हॉस्पिटल, तो आपकी सैलरी कम होगी। अगर आप कोई नॉर्मल से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे तो बहुत मुश्किल से आपको 10 से 12 हज़ार ही मिलेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से। बट वहीं आप अगर किसी अच्छी डेवलप्ड सिटी में जा करके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर आप ज्वाइन करते हो और उसमें आप एज अ आईसीयू नर्स या फिर ओटी नर्स, कोई स्पेशलाइज्ड नर्स के पोस्ट पे आप काम कर रहे होते हो, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स आपको 3 से 4 महीने के ट्रेनिंग पीरियड पे रखते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी कम होती है। बट उसके बाद अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए अपॉइंट किए जाते हो, जैसे कि ओटी हो गया या इमरजेंसी वार्ड हो गया या आईसीयू वार्ड हो गया, ठीक है, इस सारी चीज़ों के लिए अगर आपको स्पेशली अपॉइंट किया जाता है तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स मान के चलो 15,000 से लेकर के 18,000, मतलब 15,000 से लेके 18,000 तक आपको मिल जाती है। और वहीं मतलब डिपेंड करता है, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किए हो, ठीक है। जितना ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, और जितना नॉर्मल ज्वाइन करोगे उतनी नॉर्मल आपकी एवरेज सैलरी होगी, ठीक है। तो मान के चलो आपकी सैलरी का जो रेंज है, लोवेस्ट आपका 8,000 से शुरू होगा और हाईएस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,000 तक, ठीक है। बट थोड़ा सा हार्श रियलिटी ये है कि जैसे कि आप जब हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपके काम के अकॉर्डिंग हमेशा कम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स में वर्कलोड कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो वो होता है बेटा आपका टीचिंग, जो मैं अभी करा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, इसका लिंक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा।
तो इस वीडियो में मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, जैसे कि कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि अगर टीचर ही बनना था तो बीएड कर लिया होता, 4 साल बीएससी नर्सिंग में क्यों वेस्ट किया, प्राइवेट कॉलेज में इतने पैसे क्यों वेस्ट किए। तो भाई पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हो, नर्सिंग कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, तो आपको बीएड करने से नर्सिंग ट्यूटर नहीं बनाया जाएगा। हर एक सेक्टर का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप नर्सिंग कॉलेज में या नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग कराना चाहते हो एज अ नर्सिंग ट्यूटर, तो उसके लिए आपके पास खुद बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे मेरी बीएससी नर्सिंग की डिग्री है मेरे पास, तो मैं एएनएम और जीएनएम के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से एएनएम और मैं जीएनएम 3rd ईयर और जीएनएम 2nd ईयर के बच्चों को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों को ये लगता है कि टीचर बनने के लिए बीएड करने की ज़रूरत है, तो भाई देखो, नर्सिंग कॉलेज में टीचर बनने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग करना होता है पहले 4 साल का, एंड देन उसके बाद आपको 2 साल का एमएससी नर्सिंग करना होता है, ठीक है। और बीच में आप 1 साल का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस ले लेते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है आपके रिज्यूम में, ठीक है। तो मैं वही कर रही हूँ। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ही बेकार डिसीजन ली हूँ, टीचर बनने के लिए मुझे बीएड कर लेना चाहिए था, तो मुझे नर्सिंग टीचर बनना है, ठीक है। और नर्सिंग टीचर के लिए मैंने वही डिग्री परस्यू की है जो ज़रूरी है। तो मैं बीएड करके नर्सिंग कॉलेज में टीचर नहीं बन सकती। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग किया है और मैं अपनी जॉब से बिल्कुल खुश हूँ। मेरा स्टार्टिंग का जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, और इंडिपेंडेंट अर्निंग की तरफ, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि इतना ही टीचर बनना है तो बीएड कर लो, तो भाई बीएड करके आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचर नहीं बन सकते। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, टीचिंग सेक्टर में आपको ये भी लगता है बहुत लोगों को कि सैलरी बहुत कम होती है। तो नहीं, अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के 25,000 तक वैरी करती है, डिपेंड करती है। तो आप खुद सोचो, आप 8,000, 13,000, 15,000, 20,000 और 25,000 तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपने कैसा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अब अगर आप एक अच्छा रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो ऑफकोर्स आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, मेरी सैलरी, मैं देखो एग्जैक्ट नहीं बता रही, बट आप इतना मान के चलो 15,000 से अबव है और मैं खुश हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ और नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा फोकस, मैं इतना मतलब 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद 4-5 महीने और फोकस कर लेती तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती, ऐसा वैसा। तो भाई मुझे हॉस्पिटल में जॉब करना ही नहीं है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। मुझे टीचिंग करानी है, तो टीचिंग का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसकी तरफ काम कर रही हूँ। तो अगर आपको भी बच्चों टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको नर्सिंग कॉलेज में टीचर बनना है, तो इसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको आपके 4 साल के बीएससी नर्सिंग का कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसमें आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप नोट्स बाय कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो 149 रुपीज़ में नोट्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th या 7th, तो आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं अपना सेमेस्टर बता दूँ, नोट्स की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो उसके लिए आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। बस इससे आपका टीचिंग करियर का एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। पढ़ाई करने के लिए एक प्रॉपर सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप नोट्स, बुक्स वगैरह अच्छे से मन लगा के पढ़ो। अगर आप मेरी नोट्स बाय करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं बता चुकी हूँ, स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा हम अगर जॉब, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब आर की बात करें, तो देखो, अगर मैं जैसे एज अ टीचर मैंने नर्सिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है,
तो मेरा जो वर्किंग आवर होता है वो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक होता है, ठीक है। तो 4 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है एंड देन उसके बाद 20-25 मिनट के बाद हम टीचर्स भी ईजिली वहाँ से अपना अटेंडेंस वगैरह मार्क करके निकल आते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल जॉब की बात करो तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी आपको करनी होती है, 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है, 8 घंटे की भी शिफ्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल जॉब की बात करो तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हॉस्पिटल जॉब में आपको सैलरी भी थोड़ी सी कम मिलती है और आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है। बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आप का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है तो आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर, मतलब स्टार्टिंग में आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप एएनएम और जीएनएम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बस आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया है तो उसके बेसिस पे भी आप अपना रिज्यूम कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे वैकेंसी रहेगी, टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आप जा कर के डेमो दोगे और आपके जो भी आपके स्किल्स होंगे, अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं या अच्छी हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और देखो एज अ टीचर काफ़ी एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है। पहली चीज़ तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलती है। एंड देन एक टीचर्स के लिए कैसा भी कॉलेज हो, होता है ना कि एक प्रॉपर फैकल्टी रूम होता है जहाँ आपका खुद का चेयर, खुद का टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपको कुछ ही क्लासेस लेनी है। मान लो 6 घंटे का कॉलेज है तो उसमें आपको 3 या 4 क्लासेस ही लेनी होती है। हाँ, कभी कभी कॉन्टीन्यूअसली क्लासेस होती हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हर क्लास के बीच में आपको गैप मिलता है। जैसे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग पीरियड में मैं कॉन्टीन्यूअसली 4 क्लासेस लेती थी एंड देन उसके बाद मुझे रेस्ट मिलता था। बट अभी जैसे कुछ दिन हो गया है तो अब मुझे सिर्फ 3 क्लासेस लेनी होती है, मतलब एक 9 से 10 क्लास लेती हूँ, देन उसके बाद मेरा 1 घंटे का ब्रेक टाइम होता है, फिर मैं 11 से 12 क्लास लेती हूँ, देन अगेन मेरा जो है 12 से 1 का ब्रेक टाइम होता है एंड 1 से 2 लंच टाइम होता है कॉलेज का, तो उसमें भी मुझे ब्रेक मिलता है, ठीक है। फिर 2 से 3 मेरी कोई क्लास नहीं होती, फिर 3 से 4 मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाती हूँ, जीएनएम थर्ड ईयर के बच्चों को, जीएनएम सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाती हूँ। एंड स्टार्टिंग में जो मेरी मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, जीएनएम थर्ड ईयर में मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाती हूँ। तो मेरा बिल्कुल अच्छा सा प्लान होता है, मुझे लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है, तो हर क्लास के पहले मैं अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाती हूँ एंड बच्चों को टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे थ्रू कुछ बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, तो मैं अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं गई, तो देखो पहली चीज़ तो ये, मुझे हॉस्पिटल में जॉब करने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे शिफ्ट वाइज ड्यूटी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरी चीज़, मैं पैसे अर्न करना चाहती हूँ बट मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो मैं जस्ट बीएससी नर्सिंग करके मैं 80,000 की जॉब के पीछे ना भाग करके मैं थोड़ा थोड़ा अर्न करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एक रिस्पेक्ट के साथ अच्छी सैलरी वाला जॉब करूँगी, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट छोड़ करके ये सब टीचिंग लाइन में चली गई, तो भाई देखो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मेरे लिए रखी हुई नहीं है, ठीक है, और अभी मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, दैट्स सिंपल। और मैंने 4 साल की बीएससी नर्सिंग अपने दम पे पूरी की है, ठीक है। तो जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे उनके इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको ये लग रहा है कि बीएड क्यों नहीं कर लिया, तो भाई नर्सिंग ट्यूटर बनने के लिए आपको बीएड की डिग्री का कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आप टीचिंग करा सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स जैसे जो कॉलेज का अटैच्ड हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आप अपना और अपनी फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा ऑर्गेनाइजेशन चूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपका अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपने 1 साल कहीं टीचिंग करा ली, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया, उसके बाद आपने किसी अच्छे सब्जेक्ट में एमएससी नर्सिंग कर लिया, जैसे कि मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी कर लिया और फिर उसके बाद अगर आप कहीं टीचर के नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पे जाते हो तो आपकी सैलरी जब भी स्टार्ट होगी, प्राइवेट सेक्टर में बता रही हूँ, 30,000 के ऊपर ही होगी, मतलब 30,000, 40,000, 50,000, मतलब इस तरीके से सैलरी मिलती है। बस आपको
ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर टीचिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करना है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग से मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना होता है, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि होता है कि यार तुरंत जॉब मिली, पोस्टिंग मिली, सैलरी मिलने लगी, बट जो प्रिपरेशन के टाइम पे आपको वेट करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका हो जाए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हैं तो दूसरों को देख करके उस भीड़ में मत भागो, अपना रास्ता खुद बनाओ। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की। तो प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग के बाद जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर बहुत ही फेमस पोस्ट है और बीएससी नर्सिंग करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भाई यही रहता है कि नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। बट नर्सिंग ऑफिसर इकलौता ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो मैं बता दूं कि देखो, पहली चीज़ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जब तक आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता, गवर्नमेंट के साइड से कितनी भी वैकेंसी आ जाए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि देखो SGPGI, एम्स, BHU, ठीक है, इसके बाद ESIC के हॉस्पिटल्स होते हैं, DSSB का एग्ज़ाम होता है, CHO की पोस्ट आती है। तो ये कुछ गवर्नमेंट पोस्ट हैं नर्सेज के लिए, ठीक है, जिसकी वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है। तो इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपने एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, फिर एक एग्ज़ाम होता है, कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होता है, स्किल बेस्ड टेस्ट भी होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब है, कौन सा हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जब भी वैकेंसी आता है तो उसका कुछ अपना स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफ़िल करना होता है। आपने उन सबको फुलफ़िल किया एंड देन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। एक बार ही आपको जॉब मिल गई तो देखो, जो हॉस्पिटल के जॉब होते हैं, भले ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, काम तो आपको करना है, ठीक है, काम आपको करना है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट आपको ड्यूटी भी करनी है। बस ये है कि अगर सैलरी की बात की जाए तो हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग से ही सैलरी आपको अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी किसी भी पोस्ट की अगर हम बात करें, नॉर्मल भी नर्सिंग पोस्ट की बात करें, तो स्टार्टिंग सैलरी जो भी होती है अप्रॉक्स 40,000 से लेकर के 80,000 के बीच में वैरी करती है। तो अगर आपको BSc नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। बट आप मेरे जैसे हो जिसको सैलरी चाहिए बट अपना रास्ता थोड़ा अपने तरीके से बनाना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो नर्सिंग ट्यूटर्स के लिए थोड़ी सी वैकेंसी कम आती है और उसके लिए आपको आपका MSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो जो लोग MSc नर्सिंग कर लिए होते हैं उनके लिए टीचिंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपने जस्ट BSc नर्सिंग किया है तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब का सबका यही रहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिल जाए और आराम से ज़िंदगी बीते। तो ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आती है जिसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर के 80,000, कहीं कहीं 90,000 और एक टाइम के बाद तो अप टू 1 लाख तक भी हो जाती है। तो अर्निंग अच्छा है। अगर एक बारी जॉब मिल गई तो आपका स्टार्टिंग से ही सैलरी ज़्यादा रहेगा और बट ये है कि वर्कलोड आपको वहाँ भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो यही है प्राइवेट सेक्टर और जॉब सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में, गवर्नमेंट में सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो डिफरेंस इज दैट कि अगर आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ट्राई करते रहो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको हायर एजुकेशन भी अचीव करनी है जैसे कि MSc PhD, तो आप इसके लिए BSc नर्सिंग करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, कहीं टीचिंग कराओ जिससे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस मिले। दैन किसी अच्छे कॉलेज से MSc नर्सिंग करो किसी अच्छे सब्जेक्ट में एंड फिर उसके बाद आप PhD वगैरह भी कर सकते हो।
और ये सब जब आप अपनी हायर एजुकेशन अचीव कर रहे हो तो साथ ही साथ आप किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करा करके, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करा के अपने लिए अर्निंग सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दोनों सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। बस बात यह है कि आप कितनी डेडिकेटेड हो। अगर आप अच्छे से अपना काम पे फोकस्ड होकर के काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो आपको सक्सेस प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, एक प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। मैं खुश हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, सब कुछ अच्छा है। तो भाई जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं उस जॉब की प्रिपरेशन में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ जिस जॉब को करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे टीचिंग ही करानी है, तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग प्राइवेट सेक्टर से कर दी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ समझ में आई होगी। सो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो, नॉलेज तो दोनों ही सेक्टर के लिए ज़रूरी है। सो अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहो। और अगर नोट्स बाय करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।